Today topic structure of the atmosphere. यस फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपने इससे पहले वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में अध्ययन किया होगा और इसके बारे में आपने जाना होगा व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है अलग अलग लेयर्स बनी है। इससे पहले भी आपने छोटी क्लासों में स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना के बारे में अध्ययन किया होगा। आज हम इसके बारे में विस्तृत रूप में जो हो अध्ययन जो हो करने जा रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर है, कि वायुमंडल की जो संरचना है वो क्या है। तो वायुमंडल में विभिन्न घनत्व तथा तापमान वाली वायु की लगभग जो है अलग अलग जो वो परतें पाई जाती हैं। जो हमारा धरातल होता है पर जो वायु है सबसे अधिक घनी है और ऊपर जाते हुए या तीव्र गति से के साथ जो है सूक्ष्म होती जाती है और उन्हीं विशेषताओं के आधार पर हम जो है वायुमंडल को जो है 5 परतों में जो वो बांटते हैं और पृथ्वी के तल से लेकर अपनी जो उच्चतम सीमा है तक वायुमंडल जो है वो विस्तृत है। जैसे मैंने पहले बताया कि जो अपने घनत्व, तापमान, गैसीय संगठन की दृष्टि से एक दूसरे से लगभग विभिन्न है। तो रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल 2 विस्तृत परतों में, इसको हम जो है हेमोस्फेयर और हेट्रोस्फेयर में जो है वो विभाजित जो है वो करते हैं। अब इसमें हम देखें कि बहुत सारे साइंटिस्टों ने जो है इसके बारे में अलग अलग अपने विचार जो है प्रकट किए हैं। तो जानकारी जो है साइंटिस्टों ने जो है वैज्ञानिकों ने किस प्रकार से प्राप्त की, रडार के माध्यम के द्वारा, गुब्बारों के माध्यम के द्वारा, रॉकेट के माध्यम के द्वारा, आज के आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है सैटेलाइट के माध्यम के द्वारा उन्होंने जानकारी प्राप्त करने की जो है कोशिश की कि वायुमंडल की ऊंचाई जो है वो कितनी है। तो उन्होंने ये फाइंड किया कि वायुमंडल की ऊंचाई जो है वो 29,000 किलोमीटर और 800 किलोमीटर तक की परतों को वायुमंडल को महत्वपूर्ण हिस्सों में उनको जो वो माना है। तो इसमें हवा का जो प्रेशर है, तापमान है, मौसम की घटना है के आधार पर वायुमंडल में प्रमुख गैसों की कुल मात्रा में से 90% पृथ्वी से 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती है, जबकि जो है 50% केवल जो है वो 56 किलोमीटर तक ही पाई जाती है। जो हमारी 21 सेंचुरी है उसमें हम जो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध हुई है उसके आधार पर जो है बहुत सारे साइंटिस्टों ने जो है इसके वायुमंडल के रहस्यों के बारे में जो है सुलझाने की कोशिश की है, जिसमें कि जो है जैसे कि फैरले है या नेपियर शॉ है, प्रिकार्डी है, कैनालिस और हेविसाइड है। इन्होंने बहुत कोशिश की कि किस प्रकार से वायुमंडल की परतों को बांटा जाए और उस बेस के ऊपर उन्होंने वायुमंडल की जो है परतों को जो है डिवाइडेशन की जो है कोशिश की है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कितने प्रकार की जो है वो परतें हैं और जिनको हम जो है अलग अलग जो है
लेयर सिस्टम में जो है वो बांटते हैं। अब इस स्ट्रक्चर में जब हम एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें आप देखें, इस स्लाइड में आप देखें तो यहाँ पे जो है अलग अलग जो है, एक तरफ आप देखें जो है कि यहाँ पे जो है हाइट के अकॉर्डिंग टू, ये हाइट है, इसमें जो है वो हाइट को शो किया गया हुआ है, और यहाँ पे जो है ये टेम्परेचर है, और एक तरफ जो है वो प्रेशर जो है वो दिया गया हुआ है, इसको वायु दाब बोलते हैं। तो उसके आधार पर जो हमने परतों को जो है वो डिवाइडेशन जो है वो किया है। अब स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू वेज, one on the basis of the temperature and another second on the basis of the chemical composition. On the basis of temperature, जो एस पीटरसन हुए हैं साइंटिस्ट, हैज डिवाइडेड द एटमॉस्फेयर इनटू 5 लेयर वर्टिकली। आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा और अध्ययन प्राप्त करते हैं। तो वो कौन कौन सी लेयर्स है? तो सबसे पहले हमारे पास जो है जो लेयर आती है, तो इसमें आप देखें पहली जो लेयर है जिसको हिंदी भाषा में हम जो है क्षोभमंडल बोलते हैं। ओके, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर, और उसके बाद एक्सोस्फेयर। इस प्रकार से ये 5 परतें जो हैं इनका अलग अलग जो है इम्पोर्टेंस जो है वो रहता है। अब इसमें भी आप देखें, जब द लेयर ऑफ द जो एटमॉस्फेयर होती है, तो जब एक लेयर जो है दूसरी लेयर से अलग होती है तो एक उसमें एक सीमा बन जाती है। जैसे कि जो है यहाँ पे आप देखें कि ट्रोपोस्फेयर लेयर है, तो ट्रोपोस्फेयर जब लेयर जो है स्ट्रेटोस्फेयर लेयर से अलग होती है तो यहाँ पे जो है क्षोभ सीमा, जिसको ट्रोपोपॉज के नाम से जानते हैं, तो हर एक लेयर जो है अलग अलग जो है सीमाओं के साथ जो है वो अलग होती है। जब वो अलग हो रही होती है तो दूसरी सीमाओं की जो है कुछ जो क्वालिटीज़ होती है, जो उसमें जो गुणवत्ता होती है, उसमें धीरे धीरे उसमें आना शुरू हो जाती है। उसी के बेस के ऊपर जो हम जो है वो हम जो है अलग अलग लेयर को जो है वो बांटना शुरू कर देते हैं। जैसे कि ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर के बाद जो हमारे पास ट्रोपोपॉज आ जाता है। अब जैसे ही स्ट्रेटोस्फेयर आगे अगले वाली लेयर आती है हमारे पास, तो ट्रोपोपॉज आ जाता है। मेसोस्फेयर के बाद हमारे पास मेसोपॉज आ जाता है। थर्मोस्फेयर, उसके बाद थर्मोपॉज आ जाता है। तो इस प्रकार से जब सीमाएं अलग अलग होना शुरू हो जाती हैं, दूसरी सीमा स्टार्ट होती है, तो उसके बीच में जो है एक और लेयर बनना शुरू हो जाती है। इसको हम जो है एक हम जो है, जैसे कि हमने ट्रोपोस्फेयर के बाद ट्रोपोपॉज है, ट्रोपोस्फेयर के बाद ट्रोपोपॉज है, मेसोस्फेयर के बाद मेसोपॉज है, थर्मोस्फेयर के बाद मेसोपॉज। इस प्रकार से लेयर्स जो है दूसरी सीमा से अलग हो रही होती है, तो उसमें हम जो है एक सीमा हमारे बीच में जो है और बन जाती है। ठीक है, जो हमारा वायुमंडल है। तो इसमें आप हाइट के अकॉर्डिंग टू देखें, यहाँ पे हाइट भी दे रखी है कि कौन सी जो है कितने किलोमीटर तक कौन सी जो है वो रहेगी। आप देखें यहाँ पे तक। उसके बाद ये हमारी ट्रोपोस्फेयर आ जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मेसोस्फेयर, और उसके बाद हमारे पास जो है जो हमारा सबसे बाह्य मंडल है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम जो है थर्मोस्फेयर के नाम से जो है वो जानते हैं। हम अगली स्लाइड में देखें, यहाँ पे जो है जो स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ और एटमॉस्फेयर को दिया गया, तो लेयर जैसे ट्रोपोस्फेयर है जिसको हम जो है क्षोभमंडल बोलते हैं। तो जैसे हाइट बढ़ती है तो उस हाइट के अकॉर्डिंग टू प्रेशर भी जो है वो बढ़ जाता है, और टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज एट एल्टीट्यूड्स एंड इंक्रीज डेप्थ जो है उसकी जो है 0 से जो हम जो उसके लिए 10 किलोमीटर को लेते हैं। तो हर एक लेयर में जो है एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग टू जो है हम जो है इस लेयर सिस्टम को जो है वो बांटते हैं, जहाँ पे जो तापमान है और उसकी जो घनत्व है, और उसके बाद जो है हमारा जो है जो गैसीय संगठन है, उसके आधार पर जो है वो एक दूसरे से जो है वो भिन्नता उनमें देखने को हमारे को देखने को मिलती है। अब हर एक जो है लेयर्स में अलग अलग गैसें पाई जाती हैं।
जैसे कि हमारे पास जो है ट्रोपोस्फेयर है, तो इसमें जो है N2O2 CO2 और H2, तो हर एक लेयर में एक अलग अलग गैसेस सिस्टम होता है और उस सिस्टम के आधार पर भी हम जो है वो लेयर सिस्टम को जो है बांटते हैं। जैसे कि हमारा स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच में जो है O3, जिसको हम जो है ओजोन गैस बोलते हैं, O3। उसके बाद आपका जो है अलग अलग जैसे लेयर अगर सिस्टम बढ़ता रहेगा तो उसमें जो है अलग अलग गैसेस की मात्रा जो है वो अलग अलग जो है वो रहती है। अगले स्लाइड में देखें आप जो है, इस स्लाइड में जो है ये एक कोशिश की गई है कि आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि किस प्रकार से जो है कौन कौन सी जो है लेयर्स में हमारे जो हैं, जैसे कि आपका एरोप्लेन है, फिर उसके बाद जो जेट प्लेन्स हैं या सैटेलाइट सिस्टम है या स्पेस एयरक्राफ्ट है, सैटेलाइट है, तो हर एक जो है हमारे जो लेयर सिस्टम होती है उसमें उसमें अलग अलग लेयर्स का अपना अपना एक सिस्टम बना होता है। वहाँ तक जैसे कि आप सैटेलाइट कहाँ पे होगा, तो सैटेलाइट जो हमारा रहेगा, जो मैक्सिमम जो है सैटेलाइट हमारा जो है वो आयनोस्फीयर में जो है वो मैक्सिमम उसमें ही जो वो रहता है सैटेलाइट, जिसके माध्यम के द्वारा हम जो है वो सिग्नल हम जो है वो प्राप्त करते हैं। जो आज के समय में, आधुनिक समय में जो है, जो प्रेजेंट समय है, तो उसमें हम देखें सैटेलाइट के माध्यम के द्वारा जितना भी आप मटेरियल पढ़ रहे हैं तो सारा का सारा उसी माध्यम के द्वारा पहुंचता है। तो उसको आयनोस्फीयर में, इसके माध्यम के द्वारा, अगर आयनोस्फीयर नहीं होता तो शायद हमारे को जो है वो सिग्नल हमारे को पृथ्वी तक वापस नहीं हो पाता। तो हम इसके बारे में और अच्छी तरह से जानकारी जब प्राप्त करेंगे हर एक लेयर सिस्टम के बारे में, तो आपने पहले भी कंपोजिशन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा होगा, थोड़ा रिमाइंड कराना पड़ूंगा। तो उसमें आप देखेंगे तो हर एक लेयर्स का अपना अपना एक इम्पोर्टेंस रहता है। तो आइए हम सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण परत मानी जाती है, जो महत्वपूर्ण परत है वो है क्षोभ मंडल। ओके, अब ये जो क्षोभ मंडल है, जो ट्रोपोस्फियर के नाम से जानते हैं, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है और इसकी जो औसत ऊंचाई है 16 किलोमीटर और इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर इक्वेटर लाइन पर 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर जो है वो 10 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा पर क्षोभमंडल की ऊंचाई अधिक होने के कारण यहाँ पे जो है चलने वाली समय धाराएं जो हैं वो ज़्यादा हैं, जो ऊष्मा की पर्याप्त ऊंचाई तक ले जाती है। और यही कारण है किसी भी अक्षांश पर क्षोभमंडल की ऊंचाई पर शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु अधिक होती है। और इस संवहन क्षेत्र को, जिसको कन्वेंशन जोन भी कहते हैं, इस परत में 165 मीटर की ऊंचाई तक 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 100 मीटर की ऊंचाई पर 0.65 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो गिर जाता है। और इसे हम जो है सामान्य ह्रास दर, नॉर्मल लैप्स रेट के नाम से जानते हैं। अब ये जो परत है, अब इस डायग्राम में आप देखें, यहाँ पे क्षोभ मंडल आपको जो है लेयर सिस्टम को यहाँ पे दिखाया गया हुआ है। तो ये हमारा क्षोभ मंडल है। यहाँ पे देखें आप जो है कि यहाँ पे एक तरफ जो है ये 10 किलोमीटर है और दूसरी तरफ जो है वो 18 किलोमीटर है। अब यहाँ पे ऊंचाई के साथ साथ जो है वो तापमान जो है वो बढ़ रहा है। अब मानव के लिए जो हमारी क्षोभ मंडल जो परत है, ये सबसे महत्वपूर्ण परत मानी जाती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस परत में जो है ऋतु या मौसम संबंधी लगभग जो है सभी जो है घटनाएं यहीं पे घटित होती है। किसमें? क्षोभ मंडल में। ओके, अब इस परत में जो है धूल, जो कण होते हैं, जलवाष्प सबसे अधिक मात्रा में होते हैं और इसी से जो क्या बनते हैं, बादल बनते हैं और वर्षा होती है और अन्य जो जलवायु एवं जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं इसी परत में जो वो घटित होती हैं। इसीलिए परत को हम जो है अधोमंडल के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है। अब इसमें आंधी का आना, तूफान आना, बादलों का गरजना, साइक्लोन बनना, वृष्टि इत्यादि विकास होने वाली सबसे वायुमंडलीय प्रक्रिया इसी परत में होती है। यह वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत और मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये परत जो है मानी जाती है, जो मानव के जीवन के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभाव भी डालती है। ओके, ये देख सकते हैं आप जो है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं आप ऑलरेडी जो है ये हमारे जो है ट्रोपोस्फियर जो है लेयर्स है। सभी प्रकार की जो परिघटनाएं होती हैं, मौसम संबंधी जो घटनाएं घटित होती हैं, वो इसी जो है परत के अंदर जो है वो घटित होती है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि इसकी ऊंचाई जो है भूमध्य रेखा पर, जो हमारी भूमध्य रेखा है वहाँ पे अलग रहेगी, और जो ध्रुव है वहाँ पे इसकी ऊंचाई जो है वो डिफरेंट हमारे को मिलती है। अर्थात इसकी औसत ऊंचाई हम 16 किलोमीटर और ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर और ध्रुवों के ऊपर जो है वो 10 किलोमीटर लेकर हम जो है इसको चलते हैं। ओके, इसके बाद हम जो है जब ये क्षोभ मंडल दूसरी सीमा में से अलग हो रहा होता है तो उसके बीच में जो है वो क्षोभ सीमा जो है वो बनना शुरू हो जाती है। क्षोभ सीमा क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा, उसको क्षोभ सीमा कहते हैं। यह पर जो बहुत पतली होती है और स्थायी होती है, बिल्कुल अस्थाई होगी जो है, और इसकी मोटाई जो है 1.5 किलोमीटर होगी, और इस परत में वायुमंडल का तापमान जो गिरना जो है वो बंद हो जाता है। ठीक है, और क्षोभमंडल की हवाएं सामान्य धाराओं विचलना यहाँ पे बंद हो जाती हैं, और इस सीमा पर वायु का तापमान जो है भूमध्य रेखा पर लगभग -80 डिग्री सेल्सियस और ध्रुवों पर -45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, इसका कारण है कि भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जबकि ध्रुव इसकी ऊंचाई केवल 10 किलोमीटर है, और यह परत नीचे वायुमंडल की तथा ऊपरी समताप मंडल को अलग करती है, और इसमें दोनों ही परतों के गुण जो है वो क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्षोभ सीमा या ट्रोपोपॉज के नाम से भी जानते हैं। आप इसमें स्लाइड में ऑलरेडी देख सकते हैं, जैसे ही ये लेयर्स दूसरी लेयर में जा रही है तो इस भाग में ये जो भाग है, तो ये जो भाग है आपकी जो है वो क्षोभ सीमा है, और उसके बाद हमारी जो है अलग जो है वो नेक्स्ट जो है वो लेयर जो है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर या फिर जिसको हम जो है वो समताप मंडल बोलते हैं। अब समताप मंडल यहाँ पर जो है लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है, और इसकी मोटाई भूमध्य रेखा पर कम और ध्रुवों पर अधिक होती है। कभी कभी यह भूमध्य रेखा पर सर्वथा बिल्कुल गायब हो जाती है, और इसके निचले भाग में 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आता, इसीलिए इसको समताप मंडल कहते हैं। इसके ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर समतान ऊंचाई तक तापमान में वृद्धि होती रहती है। इसका कारण है कि वहाँ पे मौजूद जो ओजोन गैस है, जो सूर्य की परागैमनी जो किरणें हैं उनका जो अवशोषण करती है, और समताप मंडल की ऊपरी सीमा अर्थात जिसको हम समताप सीमा बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस तक उसका तापमान जो है वो हो जाता है। इस परत में संवहनीय धाराएं, आंधी, बादलों का गरजना, बिजली का कड़कना, धूल कण, जलवाष्प कुछ भी नहीं पाया जाता। यहाँ जो वायु चलती है वो जो है वो हॉरिजॉन्टल एक क्षैतिज दिशा की तरफ जो है वो चलती है। अब इसमें आप अगली जो हमारे जो है यहाँ ये पिक्चर्स है, ये हमारी जो है समताप जो है वो मंडल है। इस समताप मंडल को आप देख सकते हैं। इसमें जो है इसमें आप देख सकते हैं 50 किलोमीटर इसकी जो है एक औसत ऊंचाई रहती है, और ऊंचाई के साथ साथ तापमान जो है वो बढ़ता रहता है। इसमें जो है इस ताप जब ये लेयर अलग हो रही होती है तो उसके बाद एक और सीमा बन जाती है, जिसको हम जो है वो क्या बोलेंगे, समताप जो हो सीमा बोलेंगे। समताप मंडल की बाह्य सीमा को हम समताप सीमा कहते हैं, और इस में ओजोन की मात्रा अधिकतम होती है। कभी कब आप देख सकते हैं बहुत ही अलग प्रकार के जो है
इसमें जो है बादल दिखाई दे, जैसे कि मोतियों जैसे आभा वाले बादल या दुर्बल बादल इसमें जो है वो दिखाई देते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं इस प्रकार के जो है क्लाउड सिस्टम आपको जो वहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। ओके, तो इसी लेयर्स में यही चीज़ें जो है इसमें बताई गई है। और नेक्स्ट स्लाइड में हमारा जो अगली लेयर आती है वो है मेसोस्फीयर। समताप सीमा के ऊपर मध्यमंडल है और इसका विस्तार जो है वो 50 से लेकर जो है वो 90 किलोमीटर की ऊंचाई, अर्थात हम बोल सकते हैं कि ये 50 से लेकर 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। और इस परत में ऊंचाई के साथ साथ तापमान गिरने भी शुरू हो जाता है। स्लाइड में देखें, ये हमारा जो है हमारे पास मध्यमंडल जो है वो यहाँ पे जो है वो आ जाता है। ऊंचाई के साथ साथ तापमान यहाँ पे जो है वो कम होना शुरू हो जाता है और 80 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर यहाँ पे -डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो रह जाता है। मध्यमंडल की ऊपरी सीमा को हम मध्यमंडल सीमा कहते हैं। मध्यमंडल के उच्च अक्षांशों में ग्रीष्म ऋतु में जो है इस भाग में जो है वो तंतुनिमा जो है वो मेघ देखने को मिलते हैं, जो उल्का धूल कणों को परिवर्तित सूर्य किरण का एक रूप माना जाता है। उसका जो है जो धूल कणों के परिवर्तित सूर्य किरण जो है उसमें जो है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मेसोस्फीयर है। इसमें आपको उल्का पिंड ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जैसे कि हम बोलते हैं कि हाँ ये शूटिंग स्टार है या टूटता हुआ जो वो तारा है, तो वो इसी मंडल में जो है वो ज़्यादा देखने को हमारे को मेसोस्फीयर में, जिसको हम मध्यमंडल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं हमारा जो मध्यमंडल है वो यहाँ पे जो है वो स्थित है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा आयनोस्फीयर। अब आयनोस्फीयर जो है इसको हम जो है शुरू में आपको मैंने बताया था कि जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर है उसको हम जो है रासायनिक संगठन के आधार पर और उसके बाद जो है तापमान के आधार पर और गैसों के आधार पर अलग अलग जो है मंडलों में जो है उसको जो हम जो है वो बांटते हैं। तो इसमें जो है हेमोस्फीयर और हेट्रोस्फीयर, तो हमने से पहले जो है हमने हेमोस्फीयर के बारे में, अब जो हम हेट्रोस्फीयर के बारे में जो पढ़ने जा रहे हैं, तो हेट्रोस्फीयर जिसको हम विश्वमंडल भी बोलते हैं, सममंडल अर्थात मध्यमंडल सीमा से ऊपर वो विस्तृत रहता है। और विश्वमंडल का रासायनिक संगठन जो आसमान है इसमें क्रमशः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन की जो है परतदार जो है संरचना इसमें देखने को मिलती है। और यह परतदार जिसको हम जो है उष्णमंडल भी कहते हैं, जो कि अंतरिक्ष के आधार पर अर्थात 60,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैला हुआ है। और उसके बाद हमारे पास अगली लेयर जो हमारे पास आ जाती है जिसको हम जो है आयनोस्फीयर बोलते हैं। अब आयनोस्फीयर जो है, आयनोस्फीयर आप इसमें देखें ये हमारा आयनोस्फीयर है। ठीक है, अब इस आयनोस्फीयर में आप देखें यहाँ पे आप ये हमारे लिए भी एक जो है बहुत महत्वपूर्ण परत बन जाती है आयनोस्फीयर। वायुमंडल के ऊपर 100 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक आयन मंडल है। यहाँ पे गैसों के कण विद्युत आवेशित इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं और ऐसे विद्युत आवेशित युक्त कणों को आयन कहते हैं। इस परत का नाम इसीलिए आयन मंडल रखा है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो यानीकृत कणों का सर्वाधिक संकेंद्रण लगभग 250 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है और आयनीकृत जो हमारा धूल कण है या दूसरे जो एक लेयर सिस्टम समान प्रकाश के रूप में फैला होता है और जिसमें कि उत्तरी गोलार्ध में जिसको हम जो है ओरा बोरेल्स के नाम से भी जानते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में ओरा ओटलेस के नाम से भी इसको जो जाना जाता है। और वायुमंडल में जो है पृथ्वी से जो जाने वाली जो रेडियो तरंगे होती हैं उनको जो है ये वापस कर रहा होता है। तो आयन मंडल इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो सैटेलाइट होता है वो जो हमारे सैटेलाइट हैं जो हमारे को सिग्नल देते हैं आज के समय में, यहाँ देखें तो उनको वापस करके हमारे पृथ्वी तक जो है वो पहुंचा रहा होता है।
उसी कारण हमारे को जो है वो रेडियो के सिग्नल है या टीवी के सिग्नल है, वो सारे के सारे सिग्नल जो है इसी आयन मंडल के माध्यम के द्वारा हमारे तक जो है वो पहुंचते हैं। तो इसलिए आयन मंडल हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इस भाग में जो है वो क्या है, विद्युत अवशेषित जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है वो इसमें सबसे अधिक पाया जाता है, और पृथ्वी की ओर से भेजी गई जो रेडियो तरंगे हैं वापस पृथ्वी की ओर जो वो भेज देता है, और इस परत में तापमान पुनः तीव्र गति से बढ़ने लगता है, और 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है तापमान लगभग जो है वो 1100 डिग्री सेल्सियस के समीप जो है वो पहुंच जाता है। ओके, इसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट में हम देखें, अब देखो यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे देखो आप जितने भी हमारे जो है जो टावर सिस्टम है, यहाँ से देखो रेडियो तरंगें गई और ऊपर सैटेलाइट लगा हुआ, उसके माध्यम के द्वारा वापस जो हमारे अर्थ में रिसीवर लगा हुआ है द्वारा हमारे को वो रिसीव हो जाता है। इसी कारण हमारे को जो है वो सिग्नल जो है वो प्रॉपर रूप से जो है आज के आधुनिक रूप में जो हमारे को जो है वो प्राप्त होते हैं। जो भी आप ऑनलाइन कोई भी सिस्टम्स है वो आयनोस्फीयर के माध्यम के द्वारा ही हमारे तक जो है वो पहुंचता है। तो इसलिए ये लेयर्स भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो हो जाती है। देखिए आप यहाँ पे जो है ये अर्थ सिस्टम है, यहाँ पे ये अर्थ सिस्टम है और ये अर्थ है, और उसके बाद अलग अलग लेयर्स जो है इसमें जो है वो बनी हुई है, अलग अलग गैसेस, अलग अलग जो तापमान है, रासायनिक संगठन है, उसके बेस के ऊपर हमने जो है इनको जो है वो बांटा हुआ है। इसके बाद हमारे पास जो है अगला जो हमारे पास जो है आ जाता है, जिसको हम जो है बाह्य मंडल बोलते हैं। बाह्य मंडल आयन मंडल के पश्चात जो है पाए जाने वाली वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को हम बाह्य मंडल कहते हैं, और यह परत लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई के पश्चात फैली है। इस परत में वायु जो है अत्यंत जो है सूक्ष्म होती है, जो धीरे धीरे बाह्य अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। यहाँ की वायु में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों की प्रधानता सबसे अधिक होती है। इस परत के संबंध में अभी तक बहुत ही कम जानकारी हमारे को जो है वो प्राप्त है। हाँ, इतना हम अवश्य हमारे को ज्ञात है कि यहाँ तापमान जो हो काफ़ी जो है वो ऊंचा हो जाता है। अब यहाँ पे जो है एक आपको इस पिक्चर में आप देखें, इस डायग्राम में आप या जो स्लाइड है इसमें देखें कि हबल्स के माध्यम के द्वारा एक पिक्चर ली गई थी, तो उसमें जो है जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसको जो है इसमें दिखाने की जो है वो कोशिश की गई थी, किस प्रकार का एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ में जो है वो बना हुआ है। अब इसके बाद जो है जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा, तो जो हमारे मौसम संबंधी और जलवायु जो तत्व होते हैं, जिसको एलिमेंट्स ऑफ द वेदर्स एंड क्लाइमेट्स इसको कहा जाता है, तो मौसम और जलवायु की जो प्रमुख तत्व हैं जैसे तापमान है, एयर प्रेशर है, पवनें हैं, आर्द्रता है, वर्षण है, इसमें विभिन्न प्रकार के मौसम जलवायु की रचना इस चीज़ के माध्यम के द्वारा होती है। इसके बारे में हम जो है आने वाले जो अध्याय होंगे उसमें बारे में हम जो है वो चर्चा करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।